जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर रहे थे। इसमें जो है 1275 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, इसका पेपर हम कंप्लीट कर रहे थे। इसके पहले जो है 2 क्लास में है क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे का क्वेश्चन जो है 51 नंबर से कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग जो भी क्लास लोग नहीं देखे हैं 50 नंबर क्वेश्चन तक 2 क्लास में कंप्लीट करवाएं पेज क्वेश्चन, तो वो दोनों क्लास सभी लोग देख लीजिएगा। और ये जो है देखिए 1275 का जो है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको दिख रहा है ना 1275। देखिए 1275 पीटी एग्ज़ाम 17/12/2023 का एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब खत्म हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सेकंड शिफ्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है क्या है, बिहार दरोगा 1275 नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 17/12/2023 प्रथम पाली हल प्रश्न पत्र। इसके पहले 2 क्लास में 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे आज के क्लास में 51 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। सभी लोग क्लास को हर जगह शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे ही इसका 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे ही पूरा जो है ना, पूरा 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन का PDF सारा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। इसके पहले हम 4 सेट कंप्लीट करवा दिए हैं, 64 पोस्ट पीटी का और 64 पोस्ट मेंस 2023 से 2024 दोनों का हम करवा दिए। 4 सेट प्लस 1 नोट्स भी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो सारे लोग जो भी लोग नहीं देखे हैं सारे क्लास, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास उसमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए, प्रथम पाली का 17/12/2013 को एग्जाम होता है। 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट का, उसी का पेपर आज कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक सभी लोग क्लास को देखिएगा और ध्यानपूर्वक जो है ना सुनिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा। कम क्वेश्चन करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होता है, आप लोग के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब हम बेहतर करवाएंगे तो आप लोग जरूर क्लास को हर जगह जो है ना शेयर भी कीजिएगा और आपको मज़ा भी आएगा क्लास करने में। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करने से ना, फालतू का वो चीज़ समय व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन तो आप 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 100 मिनट मतलब 10 मिनट में पढ़ लीजिएगा 100 क्वेश्चन, लेकिन इसमें डिटेल जो रहता है ना, तो कुछ सही तरीके से पढ़ना ये इंपॉर्टेंट होता है। 10 बार क्लास को, किसी क्लास को देखने से अच्छा है कि 2 बार अच्छे से क्लास को देखिए और बाद में लास्ट समय में आप रिवीजन कीजिए, वो आपका बेटर होगा। लेकिन अभी जो है ना, आप बेहतर तरीके से डिटेल के साथ आपको क्लास करवाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्लास करने में। और जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आ सकता है, ऐसा सा क्वेश्चन जो है ना बनेगा। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, ये कह रहा है ना 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक जो है ना विधि बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। कितना लोग को पता चल रहा था? डायरेक्ट 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किए। तो आप लोग जो है इसके पहले का 2 क्लास आप लोग देख लीजिएगा, आपको 50 क्वेश्चन तक दोनों क्लास में आपको मिल जाएगा। आज जो है तीसरा क्लास 1275 का जो पीटी एग्जाम हुआ था, आज इसका तीसरा क्लास है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन है। क्या है? प्रभाजी आसवन। आगे इसका डिटेल देखिए, कह रहा है ना कि अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि क्या है? प्रभाजी आसवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा कि अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि क्या होती है? प्रभाजी आसवन होता है। अब प्रभाजी आसवन जो है ना क्या होता है? फ्रैक्शनल क्या है? डिस्टिलेशन क्या है? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत क्या होता है? कम अंतर होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। अब भूगर्भ से निकले गए खनिजों के तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इस विधि के द्वारा क्या होता है? पृथक किए जाते हैं। और जलीय वायु से विभिन्न गैसें भी इसी विधि के द्वारा क्या होता है? पृथक किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल में को मिट्टी में सहित जो है ना उड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो एग्जाम हुआ ना बृहस्पतिवार का, इसी आधार पर आपको जो है ना आगे का तैयारी, आपको 2 वैकेंसी आने वाला दरोगा का, आपको ये जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो है ना एग्जाम हुआ था ना, मतलब जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, तो इसी क्वेश्चन को लेवल को बना करके जो आपको तैयारी आगे का करना है। इसलिए आपको इस जो है ना प्रैक्टिस सेट का जो है 1275 का फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का और इसका मेंस का, आपको हर हाल में जो है ना क्वेश्चन के साथ हम रूबरू होना पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा था 1275 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 पे कह रहा है गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? बताइए क्या होगा? कह रहा है गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो क्या बताइए? तो 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? जूट होगा। क्या होगा? जूट होगा। ठीक है,
आगे ये कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान जूट के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं और गंगा के मैदान को 3 भागों में क्या होता है, विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, गंगा का ऊपरी मैदान जो क्या है उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार है। तो गंगा का जो उत्तरी मैदान है क्या है, उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार है। और मध्य गंगा का जो मैदान है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में क्या है, विस्तार है। आगे देखिए कह रहा है कि गंगा का जो निचला मैदान है वो क्या है, तो पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में क्या है, तो विस्तार है। आगे कह रहा है कि जूट के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान और 70 से 80% सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता है। इसलिए गंगा की निचला मैदान की इस खेती के लिए आदर्श क्या है, परिस्थिति प्रदान करता है। तो कह रहा है कि जूट के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान और 70 से 80 सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता है। इसलिए गंगा का निचला मैदान इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत जो है ना जूट का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत है। क्या है, भारत। और याद रखिएगा आगे कह रहा है इसके बाद क्या है, बांग्लादेश है और क्या है, तो चीन का स्थान आता है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा अगर पूछेगा जूट का उत्पादक देश कौन सा है, तो अपना भारत है। इसके बाद क्या है, बांग्लादेश। उसके बाद क्या है, तो चीन है। और आगे देखिए कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। अब भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान पर बोलेगा तो किसका है, तो बिहार का है। मतलब भारत में अगर पूछेगा जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है, तो बिहार का है। अब बिहार में जो है ना, बिहार के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कर रहा है, निम्नलिखित में से जो है ना कौन द्वितीयक समकों का स्रोत है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों का स्रोत है, बताइए क्या क्या होगा। तो 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 होगा। सरकारी रिपोर्ट है, समाचार पत्र है, पुस्तकें हैं और क्या है, तो वेबसाइट, ये सभी होगा। ये कह रहा है ना कि द्वितीयक समक संकलन में 2 प्रमुख स्रोत हैं, एक प्रकाशित स्रोत होता है, एक अप्रकाशित स्रोत होता है। देखिए प्रकाशित स्रोत क्या होता है, इसमें क्या है, सरकारी प्रशासन है। कह रहा है प्रत्येक सरकार को अपने देश के आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष आर्थिक समीक्षा करनी होती है। उदाहरण में क्या है, राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, निर्धनता का स्तर है, बेरोजगारी है, जीडीपी है, कृषि उत्पाद है और क्या है, खनन जनसंख्या है। चलिए आगे देखिए, आगे देख रहा है कि आयोग एवं समितियां प्रकाशन, आयोग एवं समितियां का प्रकाशन के बारे में बोल रहा है कि सरकार समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन करती रहती है, जो विभिन्न रिपोर्ट पर क्या करता है, प्रकाशित करती है। उदाहरण में क्या, योजना आयोग है, नीति आयोग है, वेतन आयोग इत्यादि सभी है। आगे देखिए कह रहा है अर्ध सरकारी प्रकाशन क्या है, तो नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत आदि अपने अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित जन्म, मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समकों का संकलन कराती है और उन्हें प्रकाशित करती है। आगे देखिए कह रहा है कि शोधकर्ताओं व अनुशंसा संस्थानों के क्या है, प्रकाशन, मतलब आगे क्या है, समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन। और नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जैसे यूएनओ, IMF, ILO, WHO क्या है, इत्यादि है। आगे कह रहा है कि गैर सरकारी अथवा व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन जैसे, कह रहा है कि गैर सरकारी अथवा व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन जैसे क्या है, तो मनोरमा ईयर बुक है, जागरण वार्षिकी है, प्रतियोगिता दर्पण इत्यादि है। आगे देखिए कह रहा है अप्रकाशित स्रोत क्या क्या होता है, तो कह रहा है सरकार, संस्थाएं, संगठन अथवा व्यक्तियों द्वारा कुछ सामग्री संग्रहित की जाती है परंतु ये इनका प्रकाशन नहीं करा पाते हैं। किसी अनुसंधानकर्ता को यदि इस प्रकार की सामग्री या संपर्क उपलब्ध हो जाते हैं तो वह इस सामग्री का उपयोग द्वितीयक सामग्री के रूप में कर लेता है। ठीक है, इसलिए क्या आता है, 1, 2, 3, 4 क्या सभी द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी जो है ना कौन सा शहर था, बताइए। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था, तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर था। क्या था, राजगीर था। तो कह रहा है कि प्राचीन मगध राज्य की राजधानी राजगीर जो है ना शहर था। और मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बोलेगा कौन था, वृद्धर था। इसकी राजधानी कहाँ था, राजगीर मतलब गिरिवर्ज थी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि हर एक वंश का उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र पटना जो क्या है ना स्थानांतरित किया था। तो हर एक वंश का उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र मतलब पटना स्थानांतरित किया था। और शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर जो है ना वैशाली में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा कि शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में क्या किया था, स्थापित किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को जो स्थापित किया था किसने किया था, शिशुनाग किया था। और क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि हर एक वंश का कौन सा शासक था जिसने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र पटना स्थापित किया था, क्या होगा, हर एक वंश का शासक कौन था, उदयन था। और आगे देखिए कह रहा है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है इनमें से कौन प्रोटोजुआ जनित रोग है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। बीएसएससी का हो, बिहार दरोगा हो या तो बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं,
सेंटर लेवल का, तो आपको एग्जाम में देखने को इस प्रकार क्वेश्चन मिलेगा। तो इसलिए इस सब क्वेश्चन को ना आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला अजर है। क्या है, काला जार बोल सकते हैं, वही है काला जर। ये कह रहा है ना कि काला जर क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और काला जर क्या है, तो यह लीशमैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और यह परजीवी का वाहक बालू मक्खी मतलब सैंड फ्लाई, इसमें रोगी के तेज बुखार आता है। ठीक है, आगे देख रहा है कि हैजा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलरा बोलते हैं। यह विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। और रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचरण क्या होता है, संचार धीमा पड़ जाता है और उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्यास बहुत बढ़ जाती है। ये जो है हैजा का कारण होता है। आगे देख रहा है टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में क्या होता है, तो यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कारण होता है। तो टाइफाइड किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु कारण होता है। और टाइफाइड किससे होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ये सब पॉइंट याद रखिए, जीवाणु के द्वारा होता है। और यह रोग प्रदूषित जल रोगी के मलमूत्र थूक के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष क्या होती है, भूमिका होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। आगे कह रहा है इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा के बारे में कह रहा है कि यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। इसे फ्लू कहते हैं। इस रोग का आक्रामण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का क्या होता है, दर्द, सर्दी, खांसी और तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 56 पे करा मोटो जीपी भारत रेस 2023 करंट क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, बताइए। करा मोटो जीपी भारत में रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। क्या है, ग्रेटर नोएडा। तो कह रहा है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। इस विजेता जो है ना इटालियन राइडर मार्को बेजेंची रहे। यह एक मोटरसाइकिल दौड़ है जिसे ग्रेटर नोएडा के पास धनकौर में बुध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन रही है 57 पे। कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है, बताइए किस रूप में। कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे जो विचरण करता है वो किस रूप में करता है, तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में करता है। तो वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है वो केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में करती है। ये आगे कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि तरंगे आंतरिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। आंतरिक होने के कारण इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चूँकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अतः ये सभी माध्यम ठोस, द्रव एवं गैस में क्या करती है, संचरण कर सकती है। आगे देखिए कह रहा है किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाएगी। तो किसी माध्यम का अगर ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड से क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे कह रहा है ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब पर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो गैसों में ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है। और हवा में ध्वनि का जो वेग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल ज़्यादा तथा भारी से क्या होती है, कम होता है। चलिए क्वेश्चन 58 पे कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का बदल कर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है, बताइए। कहा है भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ना बदल कर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माया। क्या है, माया। तो कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर माया और नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 2021 में DRDO द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 15 अगस्त 2023 को जो बात जो है लागू किया गया था। और यह रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों की सुरक्षा की भ्रामक परतें बना सकता है और इन्हें साइबर हमलों से क्या कर छिपा सकता है। आगे कह रहा है यह विदेशी द्वारा ऑनलाइन खतरों के खिलाफ बाधा के रूप में कार्य करने के लिए चक्रव्यूह नामक एक अंतिम बिंदु पहचान और सुरक्षा प्रणाली द्वारा क्या संचालित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है, बताइए। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दमन और दीव। क्या है, दमन और दीव। तो कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत के दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात क्या है, न्यूनतम रहा है। आगे देखिए 2011 की गणना के अनुसार क्या दिया हुआ है। कह रहा है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश बोलेगा तो पुडुचेरी कितना, 1037 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, पुडुचेरी 1037 है। और लिंगानुपात में द्वितीय स्थान बोलेगा तो लक्षद्वीप 947 केंद्रशासित प्रदेश है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश बोलेगा तो कौन है, दमन द्वीप है। तो यहाँ पे याद रखिएगा
कि 2011 की जनगणना के अनुसार मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी बोलेगा तो कौन हो जाएगा, पुडुचेरी। और दूसरा स्थान पे बोलेगा तो कौन हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। और न्यूनतम अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, दमनदीप 618 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्य बोलेगा तो कौन है, केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, छत्तीसगढ़ 991। ये जो है क्या है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्य कौन कौन है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और क्या है, छत्तीसगढ़ है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य बोलेगा तो हरियाणा है 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश बोलेगा 912। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 60 नंबर। देखिए जो है ना 60 नंबर क्या कर रहा है, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक तंबीत बेलन की प्रक्रिया सतह का क्षेत्रफल पूछा था। इस प्रकार जो है ना आपको क्वेश्चन बिहार दरोगा आपको देखने को मिलता है। भले थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप करता है लेकिन थोड़ा सा ईजी नहीं रहता है, उतना भी हार्ड नहीं रहता, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन हार्ड भी रहता है, ऐसा नहीं है कि। और जिनको मैथ मतलब आ रहा है तो उनके लिए मतलब ईजी ही है, जिनको मतलब नहीं आ रहा है, कुछ मतलब कमज़ोर है तो उनके लिए हार्ड ही रहेगा। तो 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 2πab होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि बेलन का त्रिज्या जो होता है r बराबर क्या, a मतलब ए ऊंचाई, h बराबर b, बेलन की बकरी जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है, जिसे 2πab लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन 61 कह रहा है कि बहुत ठंडे मौसम ऐसन इनमें से किस कारण पाउडर में क्या होता बदल जाता है, बताइए। कह रहा है बहुत ठंडे मौसम में मतलब क्या है, ऐसन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा मतलब क्या होता है, टीन होता है। ठीक है, याद रखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पे एसएनओ के निर्माण के कारण। तो कह रहा है कि व्हाट ऑप्शन आर क्या है, इनकम्प्लीटेड, मतलब यहाँ पे दिया इनकम्प्लीटेड बोल रहा है, ऑप्शन क्या है मतलब कंप्लीट नहीं कर रहा है। देखिए कह रहा है ना, टीन के ऑक्सीकरण के कारण सर्दियों में टीन ढाल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, जिससे SN2O2 SNO2 होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर बी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कि नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया, बताइए। कह रहा है कि नॉर्वे शतरंज बिलियर्ड्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया, तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुकेश। तो कह रहा है कि नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया। इससे पहले कार्तिकेय मुरली, पेंटाला हरिकृष्णा, विश्वनाथ आनंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया। अब विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे तथा आर प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, विश्वनाथ आनंद है, और सबसे कम उम्र वाले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आर प्रज्ञानंद है। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध क्या है, बताइए। कह रहा है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध क्या होता है, तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 धनात्मक। क्या है, धनात्मक। तो पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के क्या होते हैं, मध्य धनात्मक संबंध है। और पूर्ति का नियम क्या है, देखिए कह रहा है पूर्ति के नियम के मांग के नियम के ठीक विपरीत होता है। जो पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत होता है। आपूर्ति एक कीमत का संबंध धनात्मक होता है, जबकि मांग एक कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। तो आगे देखा रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की जाती है, और जब कीमत में कमी की जाती है तो उस वस्तु में पूर्ति में क्या घटा दिया जाता है। आय का इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच क्या है, सीमा संबंध है। यह परिभाषा देखा रहा है वाटसन दिया था। पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति कीमत बढ़ने पर क्या बढ़ जाती है, और कीमत घटने पर क्या होता है, घट जाती है। आय कह रहा है पूर्ति के नियम की समानताएं क्या क्या होता है, सभी वस्तुओं की कीमत को परिवर्तित करना ही, उत्पादित के साधनों की कीमत स्थिर रहे, उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार ना हो, अक्रेता और विक्रेता की आय अपरिवर्तित हो, उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना तथा इस उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तालिका औचित्य द्वारा स्पष्टीकरण देखिए दिया हुआ है। प्रति इकाई कीमत है आपूर्ति की मात्रा, 1 में बोलेगा तो 100, 2 में कितना 150, 3 में तो 200, और 4 में 250, और 5 में कितना है तो 300। तो आगे देखिए दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आपूर्ति के नियम के जो आप बात क्या क्या है देखिए, ये ग्राफ में जो है ना सारा मतलब डिटेल जो है इस तरह दर्शाया हुआ था। आगे कह रहा है पूर्ति के नियम के बात क्या है, तो भविष्य में कीमतों में गिरने का भय, मौसम का प्रवाह, नीलामी वस्तुओं के लिए लागू ना होना, दुर्लभ वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र समान नहीं, और पिछड़े देशों के सम आपूर्ति में लागू ना होना। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है किसी खेत में क्रमबद्ध नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है किसी खेत में क्रमबद्ध नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल चक्र। तो कह रहा है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं।
तो किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। आगे करा कि फसल चक्र मृदा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों का क्रमवार आवर्तन इस प्रकार किया जाता है जिससे एक फसल के कारण मृदा में होने वाले पोषक तत्वों की कमी तथा इसके फलस्वरूप उर्वरता की सामयिक कमी की क्षतिपूर्ति की जा सके, जिससे मिट्टी की उर्वरता को कम किया जाए, कम किए बिना न्यूनतम निवेश के साथ अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण के लिए दिया हुआ है, करा गेहूं की फसल की कटाई के बाद गेहूं के खेत में फलीदार फसलों का उगाना। इसमें गेहूं उगाने के कारण मृदा में होने वाली नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा पूरा किया जा सके। रबी की फसल काटने के बाद खरीफ फसल के रूप में चारा उगाना, जिसे थोड़ा बड़ा होने के बाद बिना काटे मिट्टी में क्या मिला देना ताकि भूमि की उर्वरता को क्या करे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे करा रुपया मुद्रा है किसका है बताइए? रुपया है जो मुद्रा है किसका? इंडोनेशिया का। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। रुपया जो इंडोनेशिया की मुद्रा है। देखिए विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्रा देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे देश दिया हुआ है, यहाँ पे राजधानी है, यहाँ पे मुद्रा क्या है। देखिए भारत का बोले नई दिल्ली है, मुद्रा क्या है? रुपया। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा बोलेगा टका। भूटान का राजधानी थिम्पू, मुद्रा बोलेगा न्यू गुलट्राम। बहरीन का राजधानी बोलेगा तो मनामा, मुद्रा बोलेगा दिनार। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर, मुद्रा बोलेगा तुगरिक। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कोलालमपुर, मुद्रा बोलेगा तो रिंगिट। आगे देखिए मालदीव का बोलेगा तो माले, मुद्रा बोलेगा तो रुपया। लाओस का राजधानी वियतनाम और मुद्रा बोलेगा तो न्यूकी पालाओ। वियतनाम का बोलेगा तो हनोई, मुद्रा बोलेगा तो डांग। थाईलैंड का बोलेगा तो बैंकॉक, मुद्रा बोलेगा तो बहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे करा कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है बताइए किस रूप में? कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है किस रूप में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यशील पूंजी में। करा कच्चा माल कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। अब भौतिक पूंजी देखिए क्या है। भौतिक पूंजी में दो प्रकार के देखिए, करा कि औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार किसान का दल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों का और भवनों का। आगे देखिए करा कि उत्पादन मतलब कि में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जो है ना। भवनों का उत्पादन में कई प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा जो है ना प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल क्या है तो जो उत्पादन में कई वर्ष से तो है ना मतलब प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे करा था, यहाँ पे क्या करा था? यहाँ पे करा था उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किया गया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल जो है खरीदने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है। और कच्चा माल तथा नगद पैसों के कार्यशील पूंजी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य होता है क्या है बताइए? व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। जमा स्वीकार करना बैंक लोगों की बचतों को जमा करता है और बैंकों के साथ हर 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं, बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता। ऋण देना क्या होता है? बैंक का दूसरा मुख्य कार्य ग्राहकों को ऋण देना होता है। बैंक दूसरे लोग जमा स्वीकार करता है, उसका एक निश्चित भाग सुरक्षा कोष में रखकर शेष राशि व्यापारियों व आदमियों को उत्पादक कार्यों के लिए उधार देता है, उस पर ब्याज कमाता है। आगे देखो क्वेश्चन 68 पे कह रहा है फ्रांस के इनमें से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी बताइए? क्या है फ्रांस के इनमें से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिराबियो और क्या है ओबीसीए। कह रहा फ्रांस के इनमें से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? मिराबियो और ओबीसीए। कह रहा है कि फ्रांस के मिराबियो और ओबीसीए नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। इन्होंने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का क्या किया? गठन किया। तो नेशनल असेंबली का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 20 जून 1789 को हुआ था। और 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को उन्मूलन का आदेश पारित किया। और नेशनल असेंबली सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया गया। तो नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया गया और सन 1791 के संविधान के कानून लाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे करा बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द क्या है बताइए? बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुनीर। क्या है? तुनीर। तो बानों को रखने का साधन निम्न में से एक शब्द का तुनीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य विकल्प क्या असंगत है? आएगा 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माई कजन हैज ड्रॉ दिस पिक्चर। क्या होगा बताइए?
कह रहा है कि ही सेड टू मी माई कजन हैज़ ड्रॉ दिस पिक्चर। बताइए क्या होगा? 70 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रू द पिक्चर। ठीक है, चलिए आगे। कर है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में भी निम्न परिवर्तन करना होता है। सेड टू ऑब्जेक्ट या क्या है, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। और माई रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार हीज में बदलेगा और हैज वर्ब 3 को हैड वर्ब 3 में बदलेगा। दिस को दैट में बदल जाएगा। इस प्रकार सही बात क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट ही कजन हैड ड्रोन द पिक्चर। चलिए क्वेश्चन 71 पे कर रहा है, भारत रत्न विजेता भूपेन हाजरिका निम्न क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? बताइए क्या होगा? भूपेन हाजरिका जो संबंध है किससे? तो कला से। किससे? कला से। तो भारत रत्न विजेता भूपेन हाजरिका संबंध कला क्षेत्र से है। अब वर्ष 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हाजरिका, नाना देशमुख को दिया गया। यह कला, साहित्य और विज्ञान के बड़े पैमाने पर जनसेवा उत्कृष्ट काम करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह इसकी शुरुआत 1957 में हुआ था और यह फरवरी जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। आगे कह रहा है एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति बोलेगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन होंगे और मरणोपरांत सर्वप्रथम बोलेगा तो किनको मिला था भारत रत्न? लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। अब भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति देखिए कौन कौन है। 1951 में किसको मिला था? एस राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को। 1955 में बात करें तो डॉक्टर भगवान दास को, डॉक्टर मुचमुगुन्नम विश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू। 1957 बोलेगा तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1958 में धुंधो केशव कर्वे। 1961 में विश्वनाथ चंद्र राय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। 1962 में बोले किसको मिला था? राजेंद्र प्रसाद को। और 1963 में जाकिर हुसैन को, मरणोपरांत और डॉक्टर पांडुरंग बामन काने। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग बामन काने। 1966 में बोलेगा लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। 1971 में इंदिरा गांधी। 1975 में 12 वेंकट गिरी। 1976 में कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत। 1980 में बोलेगा किसको मिला था? मदर टेरेसा को। 1983 में आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत। 1987 में किसको मिला था? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1988 में बात करें तो मखदूम गोपालन चंद्रन मरणोपरांत मिला था। 1990 में बोलेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मरणोपरांत नेल्सन मंडेला को भी मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 1991 में बोलेगा तो राजीव गांधी को मिला था मरणोपरांत, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को मिला था। कितना? 1991 में मिला था। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या मोरारजी देसाई। 1992 में बोलेगा तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गुलजारीलाल नंदा मरणोपरांत मिला। JRD टाटा और सतीश रे को मिला था। आगे देखिए कह रहा है कि 1997 में किसको मिला था? तो APJ अब्दुल कलाम, गुलजारीलाल नंदा मरणोपरांत मिला था। अरुणा आसफ अली को मिला था मरणोपरांत। ये सभी को कब मिला था? 1997 में मिला था। APJ अब्दुल कलाम को और गुलजारीलाल नंदा और क्या है अरुणा आसफ अली को मिला था। नेक्स्ट देखिए 1998 में किसको मिला था? तो MS सुब्बलक्ष्मी, जी सुवर्णियम जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत को मिला था। तो 1998 में जो है ना SS सुब्बलक्ष्मी, जी सुवर्णियम जयप्रकाश नारायण को मिला था मरणोपरांत। 1999 में किसको मिला है? पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर सेन, गोपीनाथ बारदोलाई मरणोपरांत मिला है। 2001 में बोलेगा लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है। 2008 में भीमसेन जोशी को मिला है। 2014 में बोलेगा सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में, एम चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्र को मिला है। 2015 में बोलेगा अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को मिला है। 2019 में बोलेगा तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को मिला है। तो 2019 में जो है ना प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला है। और 2024 में बोलेगा तो जो है ना कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी राजनेता और क्या है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर राजनेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री को मिला है, उप प्रधानमंत्री। तो एक क्वेश्चन नंबर 72 पे निम्नलिखित में से अन जो है ना पचई शर्करा क्या है? बताइए निम्नलिखित में से अन पचई शर्करा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 2 सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज जो है ना अपचायक शर्करा ऐसी शर्करा है G2 फलहलिंग एवं टॉलिन अभिकर्मक विलयन को अपर्याप्त नहीं करते हैं, हाइड्रोक्सिक एमिनो के साथ ऑक्सीजन नहीं बनाता है एवं प्रवर्तित ध्रुवन जो है ना घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता है। आगे देख रहा है कि अनपचायी शर्करा देखिए दिया हुआ फिगर में, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 73 पे करा मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? बताइए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 167 में। तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 में है। तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में है। अब मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है
और यह सभी मंत्रालयों पर गिराने एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य के प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। आगे कह रहा है कि राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रधानताओं के संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विषय राज्यपाल को संसूचित करना एवं इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल को मांगे उसे देना। मुख्यमंत्री का यह भी दायित्व होता है कि अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया कि परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के जो है समझ विचार ले रखें। आगे कह रहा है अनुच्छेद 162 का संबंध राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है और यह विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके समझ में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 में बोल रहा है कि राज्य विधानमंडलों का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 168 क्या करता है? राज्य विधानमंडलों का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 169 में क्या है? तो राज्यों के विधानसभाओं के उत्पादन में सृजन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 169 में जो राज्य के विधान परिषद का उत्पादन या सृजन जो है ना का प्रावधान करता है। तो क्वेश्चन 74 पे करा आत्म में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया क्या जाता है? किसके द्वारा करा कि आत्म में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है किसके द्वारा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लसिका द्वारा। क्या होगा? लसिका द्वारा। तो क्या लसिका द्वारा होता है? वसा के पाचन परिणाम स्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन मोनोग्लाइसराइड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लाइसाइड को संचार प्रणाली में प्रवेश करना आवश्यक होता है और जो लसिका द्वारा संपन्न किया जाता है इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। एक बार वसा आंतों को कोशिकाओं में प्रवेश करता है जो रक्त प्रवाह को सीधे लघु और श्रृंखला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करने में मदद करता है। आगे कह रहा है कि वसा का पाचन अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया एवं यह अधिकांश पेट और छोटी आंत में संपन्न होता है। तो वसा का पाचन एवं अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया एक जो है ना एवं यह अधिकांश पेट और छोटी आंत में संपन्न होता है। चलिए क्वेश्चन 75 पे करा फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन होगा। क्या होगा? स्कंदन। तो क्या फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन। आगे कह रहा फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत घटक मिलते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसका स्कंदन करते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। आगे का स्कंदन का उपयोग अशुद्धि के आकार में बड़ा करने के लिए किया जाता है तब ताकि वे अवसादन टैंक से नीचे बैठ जाए। और फिटकरी एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग आमतौर पर जल उपचारक में स्कंदन के रूप में किया जाता है। आगे कह रहा है फिटकरी पानी में मौजूद रोगजनों को मारने प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया को कीटाणु शोधन के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है जब फिटकरी को पानी से मिलाया जाता है तो यह पानी में मौजूद क्षारीय के साथ प्रतिक्रिया करती है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को चिपचिपा क्या पतला गाद बनाता है। आगे कह रहा है कोलाइडी विलयन को रासायनिक विलयन के पृथक करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है जो है निम्नलिखित विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया में जो होती है, देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया उसमें शुद्ध करना है तो क्या होगा? इसका समीकरण देख लीजिए डायरेक्ट है ऑप्शन पे। डायरेक्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है इसका होगा, इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर क्या था? तो सी था, स्कंदन था। ठीक है, स्कंदन। और आगे देखिए क्वेश्चन में कितना 76 से जो है ना का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बच गया 76 से लेके 100 तक, इसका जो है क्लास नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, पूरा 7 हो जाएगा। उसके बाद जो इसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी के लिए जो है ना सभी के लिए जो है ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर ग्रुप में सभी लोग जो है ना इस सेट को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसी चैनल पे आपको ना डिटेल के साथ आपको क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा और बाकी सारा प्रैक्टिस सेट जो भी बिहार द्वारा आता है सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से बारीकी से देखिए, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा। क्योंकि हम ऊपर चलाते नहीं, सिर्फ हमको समय खत्म करना रहता है। हम सोचते हैं कि नहीं अच्छे तरीके से याद हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 76 से। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।